हे एंड वेलकम बडीज़। सो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। इससे पहले भी मैं दो यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए एमसीक्यूज़ की। इसमें भी हम एमसीक्यूज़ ही करेंगे। तो चैप्टर 3 में कोई एमसीक्यूज़ नहीं है, इसलिए उस यूनिट का कुछ नहीं डाला है मैंने यूनिट 3 का, क्योंकि वो पूरा खाली है। ये आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। तो चैप्टर 4 शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। तो इसको बिगिन करने से पहले मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो आपको हेल्प करेगी आगे। तो जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू वर्ड पकड़ लो और कैपिटल वर्ड पकड़ लो, ठीक है। बस ये दो वर्ड पकड़ लो। कैपिटल जो होगा वो हमेशा बैलेंस शीट में ही शो होता है, ठीक है। जो भी कैपिटल है वो हमेशा हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, तो वो होगा बैलेंस शीट में शो। मतलब बैलेंस शीट में जो आता है वो कैपिटल होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और रेवेन्यू है तो मतलब कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल रिसिप्ट होगा, जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो। पर जो पीएनएल में आ रहा है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ऐसे ही हम आगे करते हैं क्वेश्चन, तो आपको मज़ा आएगा, और लॉजिक लगाओ तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो मनी स्पेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से बिगिन करते हैं। मनी स्पेंट ₹10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इज। अब कैपिटल एसेट परचेज किए हैं, डायरेक्टर्स गए थे, ठीक है। अब्रॉड गए थे डायरेक्टर्स, और उन्होंने 10,000 रुपये खर्चा आया उनकी ट्रैवलिंग में। और क्यों गए थे? पर्पस था कैपिटल एसेट को परचेज करने गए थे। तो जो पर्पस था वो था कैपिटल एसेट को परचेज करना, ठीक है। जैसे कि हम इंस्टॉल करवाते हैं मशीनरी, तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो हम कैपिटलाइज कर देते हैं, मशीनरी में ही जोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि मशीनरी को हमने परचेज जो है वो एक, जैसे कि 10 लाख की हमने मशीनरी परचेज करी और 2 लाख के इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो हम समझते हैं कि मशीनरी जो है वो 12 लाख की है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम समझेंगे कि जो एसेट है उसमें 10,000 प्लस कर देंगे। तो एक तरीके से हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट परचेज किया है तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट of 5,000 spent as lawyer fee to defend a suit claiming that the firm factory site belongs to the plaintiff land is। अब सोचो कहाँ लिखोगे इसको, पीएनएल में या बैलेंस शीट में? सोचो, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सिंपल ज़्यादा जवाब है, ठीक है। अब आपने अमाउंट पे किया है, और बेनिफिट देखो, अगर बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है तो वो होता है कैपिटल, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या रिसिप्ट हो। पर बेनिफिट अगर 1 साल से कम है तो वो हो जाता है रेवेन्यू, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि लॉयर को पे करने से सिर्फ वो मुझे लैंड मिल जाती है, मैं लैंड पे कुछ काम नहीं कर रहा हूँ कि आगे मैं काम करूँगा तब वो एक तरीके से हो जाएगा। पर लॉयर को फ़ी पे करने से मुझे सिर्फ लैंड मिलेगी। उस लैंड से मैं, अगर वो लैंड मैं रेंट पे देता हूँ तो एक तरीके से मुझे अर्निंग होगी, तो फिर हम बोल सकते हैं। बट रेंट जो है वो मंथली मिलता है, और बेनिफिट जो होता है उसका 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो वो भी रेवेन्यू नेचर का होगा, ठीक है। तो थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। एंट्रेंस फी ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं चलो पहले। कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
अब देखो पैसे मिले हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, ठीक है, रिसिप्ट में से है। अब ये जो है सोशल क्लब सेक्शन 8 कंपनीज होती है जिनको हम एनपीओ भी बोलते हैं। और एनपीओ में दो अकाउंट बनते हैं, एक रिसिप्ट पेमेंट, एक बनता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट पेमेंट जो होता है वो कैश अकाउंट के सिमिलर होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो पीएनएल अकाउंट के सिमिलर होता है, और एक होती है बैलेंस शीट। तो एंट्रेंस फ़ी जो हम लेते हैं वो हम पीएनएल अकाउंट में लेते हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं, एक इनकम की तरह ट्रीट करते हैं एंट्रेंस फ़ी को। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे तो इसका मतलब पीएनएल अकाउंट में आ रहे, पीएनएल अकाउंट में आ रहे, इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बुक में क्वेश्चन जो है गलत दे रखा है इसका आंसर, पर इसका सही आंसर है बी, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन पैसे मिले तो एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकता, रिसिप्ट होगी। अब रिसिप्ट कौन सी होगी, कैपिटल होगी या फिर रेवेन्यू होगी, दो चीज़ देखनी है। कहाँ नोट करोगे, बैलेंस शीट में या पीएनएल में, इसमें करोगे बताओ। इसको करेंगे पहले पीएनएल में करेंगे नोट सब्सिडी को, है ना। और बेनिफिट क्या है, 1 साल का है, 1 साल से ज़्यादा है। इसी साल मिली है ना सब्सिडी, तो अगले साल मिलेगी, पता है तुम्हें, नहीं ना। जब पता ही नहीं है अगले साल मिलेगी तो कैपिटल तो हो ही नहीं सकता, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा बेनिफिट। तो सीधी सी बात है, इसका जो आंसर है रेवेन्यू है। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर इज। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला है, अब इंश्योरेंस क्लेम किसके अगेंस्ट मिला है, एक कैपिटल एसेट के अगेंस्ट मिला है इंश्योरेंस क्लेम, एक कैपिटल एसेट के अगेंस्ट मिला है इंश्योरेंस क्लेम, मशीनरी डैमेज हो गई है पूरी और उसके अगेंस्ट मिला है इंश्योरेंस क्लेम। तो पहली बार इंश्योरेंस क्लेम जो है उसको कहाँ लिखोगे, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, है ना, किधर लिखोगे। इंश्योरेंस क्लेम एक कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। पहली बात पैसे आए, सिंपल सी बात, एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, पैसे आए तो रिसिप्ट है, ठीक है। क्योंकि एसेट डैमेज हुआ तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हो सकती है, इस केस में ये एक कैपिटल रिसिप्ट ही होगी, क्योंकि एक कैपिटल एसेट डैमेज हुआ था और उसके अगेंस्ट मिला, तो एक कैपिटल रिसिप्ट की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम यूटीआई इज, देखो इंटरेस्ट मिला है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात होती तो कैपिटल होती, ठीक है, क्योंकि वो एसेट होता। पर जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट को हम पीएनएल में लिखते हैं, है ना, डेबिट साइड लिखते हैं ना पीएनएल में, डेबिट लिखते हैं क्रेडिट लिखते हैं, पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, है ना, नेट प्रॉफिट के नीचे। तो ये है रेवेन्यू। तो 7th करते हैं जल्दी से, 7th क्या है, 7th जो है अमाउंट रिसीव फ्रॉम IDBI एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर अग्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज, क्या हो सकता है, लोन मिला है, लोन किधर लिखोगे, पीएनएल में या फिर बैलेंस शीट में। लोन को कहाँ लिखते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन तो नहीं है ना, तो लोन है, सिंपल सी बात है। क्या लोन एक रिसिप्ट है,
ये एक्सपेंडिचर है। देखो तुम्हें लमसम में पैसे मिले, पैसे अभी मिले, तुम पे नहीं कर रहे हो, तो जब पे नहीं कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? तो ये भी एक रिसिप्ट ही है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं अंदर। तो सिंपल सी बात है, लोन को हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में अगर लिखते हैं तो ये कैपिटल ही हो सकता है, और एक्सपेंडिचर नहीं है तो क्या बचा? रिसिप्ट। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ordinarily is reported as a part of earning in the period in which the sale is made, the cash is collected, the product are manufactured। भाई प्रॉफिट हो रहा है सेल से, कब माना जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है? जब पैसे आएंगे या प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा तभी पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। जब कोई चीज़ तब तक तुम बेचोगे ही नहीं तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि कब तक प्रॉफिट हुआ है? तो जब तक सेल नहीं करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा? तो जब तक सेल नहीं होगी, तो इसका आंसर है ए, द सेल इज मेड। अब सिंपल सा है, 9th भी करते हैं। इफ़ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, वाइट कॉस्ट एक्सपेंस आर 5,000, बोथ दीज एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है उसमें ही हो रहा है ये। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज ₹2,50,000 and cost of improvement in electrical wiring system is 19,000. The amount is expensed is। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिल्डिंग को रिपेयर करवाया है और जिसमें कॉस्ट आई है 25,000, वाइट वॉश करवाया है बिल्डिंग को, पेंट वेंट चकाचक किया है, तो उसमें आई है 5,000 कॉस्ट, ठीक है। और बिल्डिंग को आगे फर्दर बढ़ाया है हमने, ठीक है, बढ़ाया है, स्केल जो है बिल्डिंग का, लैंड थोड़ी और परचेज करके समझ लो बढ़ाया है, तो बड़ी करी है और कंपनी हमने, ठीक है, बिल्डिंग और बड़ी कर दी है। पहले 1 माले की थी, अब 2 माले की कर दी है, ठीक है। फर्स्ट 1 फ्लोर की थी पहले, अब 2 फ्लोर की कर दी है बिल्डिंग। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया है हमने, 19,000 का इम्प्रूवमेंट आया है, और हमसे पूछ रहा है कि कितने पैसे एक्सपेंस्ड। एक्सपेंस्ड का मतलब समझ रहे हो? एक्सपेंस्ड का मतलब है P&L। यहाँ पे बताना है कितने पैसे खर्च हुए, तो P&L में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम P&L में जाते हैं और पता लगाओ। अगर रिपेयर कॉस्ट 25,000 और वाइट वॉश है इतना, अब इसमें से सोच लो क्या क्या तुम P&L में लिखोगे। रिपेयर कॉस्ट क्या है? अगर बिल्डिंग को रिपेयर नहीं कराते तो क्या होता? डेप्रिसिएशन। तो एक तरीके से डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हो? P&L में। तो रिपेयर कॉस्ट भी हम P&L में ही लिखेंगे। और वाइट वॉश एक एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, हर साल कराना ही पड़ेगा, बेनिफिट तो नहीं है, गंदी तो होएगी बिल्डिंग, तो वाइट वॉश भी आ जाएगा P&L में। तो अगर अब देखा जाए कि और एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो एक तरीके से अगर मैं बिल्डिंग को बढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकता हूँ चीज़ें, एक बड़ा स्केल होगा तो एक्स्ट्रा चीज़ें बन सकती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है ना। सोचो, तो बिल्डिंग को बढ़ाया है तो ये कहाँ से होगा, किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे? देखो एसेट क्रिएट हो रहा है, एक सिंपल सी बात है, एसेट को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग को बढ़ा के एक पोर्शन जो है उसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें 2.5 लाख रुपए लगे हैं, ठीक है। अब एसेट है, एसेट को बढ़ाने से इम्पैक्ट जो आएगा वो बैलेंस शीट में आएगा। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम को मैंने इम्प्रूव किया है, रिपेयर नहीं किया है, इम्प्रूव किया है, तो मैं और सप्लाई ले सकता हूँ, और प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो इसलिए इसको भी हम बैलेंस शीट में ही शो करेंगे।
तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा P&L में वो आएगा द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज 30,000 विच इज़ करेक्ट। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये हमने कर लिया आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बडीज़।